अध्याय 31 आज रात काई यांग पर रात के समय हमला करें। इस बार अपने दिल की अच्छाई के कारण कोषाध्यक्ष मेंग ने काई यांग को जड़ी बूटियों की कुछ अतिरिक्त कतरने दी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी खेती से संबंधित मामलों को जाने देने से इनकार कर दिया। उन्होंने लगातार पूछा कि काई यांग इतनी जल्दी अपनी ताकत में सुधार कैसे कर लेते हैं। ऐसा लग रहा था कि काई यांग द्वारा सुम्यू के अधीनस्थों को पीटने की खबर कोषाध्यक्ष मेंग के कानों तक भी पहुंच गई थी। कोषाध्यक्ष मेंग के प्रति काई यांग का अभी भी काफी अच्छा प्रभाव था। हालांकि बूढ़ा आदमी थोड़ा पागल और मोटी चमड़ी वाला था, लेकिन जब काई यांग के मानकों से मापा गया तो वह बहुत ही आकर्षक था। इस स्थिति को आसानी से समझाया नहीं गया था, इसलिए काई यांग केवल यह कह सकता था कि जब वह ब्लैक विंड माउंटेन्स में था तो उसने एक विशेष फल खाया जिससे उसे खेती करने के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ। कुछ देर विचार करने के बाद कोषाध्यक्ष मेंग ने उस समय अवधि के बारे में सोचा जब काई यांग ने पहाड़ों में प्रवेश किया था और उसके वर्तमान व्यवहार के बारे में। यह स्पष्टीकरण सबसे उचित और विश्वसनीय स्पष्टीकरण था, इसलिए कोषाध्यक्ष के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। योगदान हॉल से बाहर निकलकर काई यांग बहुत चिंतित थी। इन जड़ी बूटियों को खरीदने के लिए उनके सभी योगदान बिंदुओं का उपयोग किया गया था और उनके अनुमान से वे केवल 3 से 4 दिनों तक ही चल पाएगी। बाद में वह इन जड़ी बूटियों को प्राप्त करने के लिए क्या उपयोग करेगा। भले ही वह अपनी दैनिक चुनौतियों से 2 योगदान अंक अर्जित करने में सक्षम था, इन बिंदुओं को हर महीने के 8वें दिन ही एक्सेस किया जा सकता था। अपने हिसाब से उसे 20 दिन इंतजार करना होगा। वह संभवतः तब तक कैसे प्रतीक्षा कर सकता था। समाधान के बारे में सोचे बिना काई यांग उदास हो गए और केवल प्रशिक्षण जारी रख सके। कुछ दिन धुंधलेपन में बीत गए और काई यांग के गुस्सैल शरीर की 6ठे चरण की साधना स्थिर होने लगी और वह 7वें चरण की ओर बढ़ गया। काई यांग के अच्छे मूड की तुलना में सुम्यू के अनुयायियों को ऐसा लगा जैसे उन्हें एक ज्वलंत खाई में फेंक दिया गया हो। इन पिछले कुछ दिनों में काई यांग उन्हें खोजने के लिए आएगी और परेशानी का कारण बनेगी, जिससे वे तुलना से परे परेशान महसूस करेंगे। वे ताकत से उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे और उससे छिप नहीं सकते थे। यह तुलना से परे दम्भटू था। जबकि सुम्यू ने व्यक्तिगत रूप से काई यांग से लड़ने पर अपनी जीत के अवसर पर कुछ विश्वास रखा था, दुर्भाग्य से दूसरों के लिए उनके और काई यांग के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। वे उसे चुनौती नहीं दे सकते थे। सुम्यू को अभी भी लगता था कि काई यांग 4थे या 5वें चरण में संयमित शरीर में है। सुम्यू को पता था कि यह अब जारी नहीं रह सकता है। अगर यह और जारी रहा तो उसके सभी अधीनस्थ चले जाएंगे। थोड़ी देर के लिए सोचते हुए सुम्यू ने कुछ निर्ममता से करने की तैयारी की और सभी स्काई टॉवर शिष्यों को बुलाया जिन्हें काई यांग ने पीटा था। उन्होंने कहा, आज रात के दौरान काई यांग की झोपड़ी पर छापा मारो। तुम्हारे द्वारा झेली गई सारी शर्म को मिटा दो। चूंकि वे नियमों का पालन करके जीत नहीं सकते थे, इसलिए वे उनका पालन बिल्कुल नहीं करेंगे। हर कोई उछल पड़ा। चौंका, एक छापा। सुम्यू ने सिर हिलाया। यह अच्छा नहीं है। टियुनतियान झिझक रहा था। हालांकि वह आदमी काई यांग थोड़ा बेईमान है। उसने कम से कम खुले तौर पर चुनौती दी और हम सभी को हरा दिया। अगर हमारे द्वारा चुपके से हमला करने की खबर फैल गई तो हम सजा से बचने में असमर्थ होंगे। टियुनतियान के बयानों को उपस्थित सभी लोगों की सहमति मिली। सुम्यू ने गुस्से से जवाब दिया, लेकिन वह बहुत ज्यादा है। उन्होंने हम साथी शिष्यों की पूरी तरह से अवहेलना की है और हर रोज आते हैं। यदि हम उसे उचित सबक नहीं देंगे तो कौन जाने कब तक यह क्रूर कृत्य जारी रहेगा। जो भी हो, आज रात मैं उसके लिए कुछ परेशानी का कारण जरूर बनूंगा। जो ऐसा करना चाहते हैं वे सब मेरा अनुसरण करें, क्योंकि जो अनिच्छुक हैं मैं तुम्हें बाध्य नहीं करूंगा। अगर कुछ भी होता है तो मैं कसम खाता हूं कि मैं सुम्यू सभी परिणाम भुगतेंगे और आपको शामिल नहीं करेंगे। सुम्यू के शब्द ईमानदार थे और अगर उन्हें अभी भी लगता था कि यह सम्मानजनक नहीं था तो वे उसकी स्थिति का खंडन नहीं कर सकते थे। आखिरकार सुम्यू ने परम परोपकार दिखाते हुए सभी परिणामों को अपने कंधों पर उठाने का वादा किया था। थोड़ा सोचने के बाद टियुनतियान बोला, यह भी अच्छा है। यदि यह सफल हो जाता है तो हम उस कमीने को सिखा सकेंगे कि हम इतनी आसानी से उत्तेजित नहीं होते। युवा मास्टर सू, इस बार यह शिष्य अपनी जान की बाजी लगाकर आपके साथ खेलेगा। हम भी आएंगे। शेष लोगों ने कोरस किया। सिर हिलाते हुए और मुस्कुराते हुए सुम्यू ने रोया, यह सही है। उस रात उत्साह में कांपते हुए सभी की आत्मा के साथ वे सुम्यू के कमरे में सूर्यास्त तक प्रतीक्षा करने के लिए एकत्र हुए। क्या सब तैयार हैं? सुम्यू ने पूछताछ की। उन्होंने सिर हिलाया। अच्छा, इस बार हमें उस कमीने के लिए इस पल को अविस्मरणीय बनाना चाहिए। सुम्यू ने अपने चेहरे पर एक काला कपड़ा डालते हुए चिल्लाया, जिससे केवल एक पतली सी जगह रह गई जिससे उसकी बुरी नज़र बाहर निकल गई। उनकी भावनाएं भड़क उठी। दूसरों ने उनका अनुसरण किया। चला जाना। कार्रवाई का आह्वान करते हुए सुम्यू ने बाहर जाने का आदेश जारी किया। उसके कमरे से लगभग 10 परछाइयां निकली जो रात के अंधेरे में तेजी से विलीन हो रही थीं। रात के दौरान स्काई टॉवर के परिसर में गश्त के लिए शिष्यों को तैनात किया गया था। दुर्भाग्य से सुम्यू और उनका समूह स्काई टॉवर के शिष्य भी थे और सभी गश्त मार्गों से बहुत परिचित थे, जिससे वे इन गश्तों से आसानी से बच सकते थे। नहीं तो एक परिवार के चोर से बचना क्यों मुश्किल होगा। सुम्यू की वर्तमान क्रियाएं इस कहावत का एक आदर्श उदाहरण थीं। शीघ्र ही सुम्यू का समूह काई यांग की छोटी लकड़ी की झोपड़ी के सामने इकट्ठा हो गया। करीब 10-20 फीट की दूरी पर खड़े होकर उन्होंने अपनी सांसों की आवाज को दबा दिया। अपने साथ हुए अन्याय को याद कर उनका आक्रोश भड़क उठा। झोपड़ी के अंदर रोशनी नहीं है, काई यांग पहले ही सो चुकी होगी। अपने दिल को शांत करते हुए सुम्यू ने टियुनतियान का सामना करने के लिए अपना सिर घुमाया। काई यांग की ताकत कमजोर नहीं है, इसलिए बाद में आप और मैं उसे पकड़कर रखेंगे, जबकि बाकी सभी लोग उसे पीटेंगे। अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना याद रखें। ठीक है। टियुनतियान ने सिर हिलाया। जब तक यह जीवन के लिए खतरा नहीं है तब तक आप जो चाहें हिट कर सकते हैं। सुम्यू ने याद दिलाया और उन सभी ने वादा किया।
जाना। अपना हाथ लहराते हुए सुमियू ने लकड़ी की झोपड़ी की ओर निशाना साधा। 10 परछाइयां रात के सामने झिलमिलाती हुई आगे बढ़ रही थीं। जो खेती करते थे वे जरा सा भी शोर किए बिना दौड़ सकते थे, उन्हें अपनी उपस्थिति छिपाने के लिए बस अपनी सांसों के शोर को दबाने की जरूरत थी। उनकी कल्पनाएं जंगली चल रही थीं, उनकी सारी आत्माएं जाग उठी जब उन्होंने सोचा कि काई यांग घायल और खूनी कैसे दिखेंगे। पिछले कुछ दिनों में काई यांग ने उन्हें बुरी तरह सताया था। भले ही वे अभी भी लगभग 10 फीट दूर थे, सुमियू की आंखों में ठंडी चमक और अधिक तीव्र हो गई और उसके होंठ ऊपर की ओर झुके बिना नहीं रह सके। जैसे ही दूरी कम हुई, लकड़ी की झोपड़ी का लकड़ी का दरवाजा देखा जा सकता था। पलक झपकते ही सुमियू ने दरवाजा खोलने के लिए बाहर निकलना शुरू कर दिया था। अचानक उसकी नाक में एक मीठी सुगंध आई। इस सुगंध को सूंघते हुए सुमियू को लगा कि यह सुगंध बहुत अजीब है। इसकी महक बहुत अच्छी नहीं थी, नहीं इसमें बहुत दुर्गंध थी। यह वास्तव में एक ऐसी सुगंध थी जिसे उसने पहले कभी नहीं सूंघा था। हालांकि वह थोड़ा संदिग्ध था, सुमियू ने इस पर और विचार नहीं किया और आगे बढ़ना जारी रखा। आगे बढ़ते हुए सुमू का शरीर नर्म हो गया, वह गिरने से बाल बाल बचे। ठंडे पसीने से तरबतर सुमियू ने कुछ ही क्षण पहले याद किया कि ऐसा लगा जैसे उसकी सारी ताकत उससे चूस ली गई हो। उसका मस्तिष्क भनभनाता हुआ वह मन मध्यम हो गया। थककर उसने अपने आप को स्थिर कर लिया। एक और कदम उठाने से सुमियू सीधे जमीन पर गिर गई, नाक पहले। फिर उसकी नाक से 2 गर्म धाराएं बहने लगी, जिससे उसका मुंह रक्त के धातु के स्वाद से भर गया। पा 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 ध्वनियों की एक श्रृंखला सुनाई दी और स्काई टॉवर के शिष्यों से निकलने वाली लकड़ी की झोपड़ी की ओर बढ़ गई, जो सुमू का अनुसरण कर रही थी। एक एक करके उनमें से प्रत्येक सुमियू की तरह जमीन पर गिर गया। उनमें से प्रत्येक ने खुद को कमजोर और शक्तिहीन महसूस किया। सभी की नाकें रक्तरंजित और पस्त दिख रही थीं। शांत रात में उनका दर्द भरा रोना गूंज उठा, जिससे यह और भी जीवंत हो गया। क्या बात क्या बात। बहुत संघर्ष करते हुए सुमियू ने अपना सिर ली युनतियान की ओर घुमाया और पूछा। युनतियान ने खुद को वापस सीधा खींचने के लिए संघर्ष किया, लेकिन वह शक्तिहीन था और केवल सांस लेने के लिए हौंकते हुए जमीन पर लेट सकता था। यह अभिव्यक्ति भयानक रूप से बदसूरत थी। उसने झिझकते हुए कहा, युवा मास्टर सू, मुझे डर है कि हमें जहर दिया गया है। जहर। सुमियू डर के मारे पीला पड़ गया। इसके अलावा यह एक बहुत शक्तिशाली जहर है। कांपते हुए युनतियान ने अपना हाथ बढ़ाया। यंग मास्टर सू, मुझे डर है कि मैं अब और नहीं रुक सकता। तुम्हें मुझसे बदला लेना चाहिए। अपनी अंतिम वसीयत और वसीयतनामा पूरा करने के बाद युनतियान का सिर गिर गया और उसने सारी हरकत बंद कर दी। सदमे से अभिभूत सुमियू ने हताश होकर बार बार उसका नाम पुकारा, लेकिन उसने कितनी बार पुकारा वह उसे जगा नहीं सका। जब उसने फिर सिर घुमाया तो क्या देखा कि जो चेले वह आपके साय ले आया, उनमें से कोई भी नहीं बचा। बिना किसी अपवाद के सभी चुपचाप लेटे रहे, कोई आवाज नहीं की। तीर, आपको लगता होगा कि काई यंग ने अब तक इस सारे शोर को महसूस किया होगा या कम से कम सुना होगा। क्या एल्था अंडरस्कोर थायल ईडी हनी बेजर ऑफ एस्टरिस्क नहीं देते। घबराहट और शोक की एक अवर्णनीय भावना ने उसके दिल को भर दिया। अप्रत्याशित रूप से सुमियू इस स्थिति में अपने मन को शांत करने में सक्षम थी। यह स्काई टॉवर का क्षेत्र था, उन्हें जहर कैसे दिया जा सकता था? और इस जहर का असर इतना जबरदस्त था, एक एक करके 3 सांसें भी नहीं गुजरी थी कि उनकी जान चली गई। वाह, यह ताज़ा है। पहली बार MCK ऑफ प्रशिक्षण ने दूसरों को मार डाला। अब आगे की कहानी आक्स की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या तुम नहीं